तारीख 31 जनवरी 2018। तेहरान का शोराबाद इलाका, जहां दुनिया को यही लगता था कि बस लोहे के कबाड़ का कारोबार होता है, लेकिन मोसाद की जासूसी ने उस नकाब को उतार दिया था। हकीकत ये थी कि इसी साधारण से दिखने वाले गोदाम में ईरान की सबसे कीमती और सबसे खतरनाक दौलत छुपाकर रखी गई थी। मोसाद के पास वक्त नाम की कोई चीज नहीं थी। रात ठीक 11 बजे गार्ड्स की शिफ्ट खत्म हो चुकी थी और अगली शिफ्ट सुबह 7 बजे आने वाली थी। यानी सिर्फ 8 घंटों की खामोशी, एक छोटी सी गलती और सब कुछ खत्म। लेकिन मोसाद ने कभी किस्मत पर भरोसा नहीं किया। रात के 11:30 बजते ही करीब 2 दर्जन मोसाद एजेंट, जिनमें कुछ ईरानी मूल के जासूस भी शामिल थे, अंधेरे में ऐसे उभरे जैसे दीवारों से परछाइयां निकल आई हों। बिना किसी आवाज के उन्होंने गोदाम की ऊंची दीवारों को फांद लिया। ये जासूस अपने साथ सिर्फ असाधारण हथियार ही नहीं लाए थे, बल्कि वे अपने साथ विशेष गैस टॉर्च भी लाए थे, जो 3600 डिग्री सेल्सियस तक का खौफनाक तापमान पैदा कर सकती थी। और यही टॉर्च इस पूरे मिशन की असली चाबी बनने वाली थी। गोदाम के भीतर रखी थीं 32 भारी भरकम स्टील की तिजोरियां, जिन्हें ईरान में पूरी तरह से अभेद्य माना जाता था। जैसे ही गैस टॉर्च का स्विच ऑन हुआ, नीली लपटें अंधेरे को चीरती हुई बाहर निकलीं और देखते ही देखते स्टील मोम की तरह पिघलने लगा। रात भर चिंगारियां उड़ती रहीं, पसीना बहता रहा और गुजरते हर सेकंड के साथ खतरा बढ़ता चला गया। लेकिन किसी ने रुकने के बारे में नहीं सोचा। जैसे ही तिजोरियों का पेट चीरा गया, अंदर से निकला वो जखीरा जो सालों से दुनिया की नजरों से छुपाया गया था। 50,000 से ज्यादा कागजी फाइलें, 163 सीडीज, परमाणु बम के डिजाइन, मिसाइलों के ब्लूप्रिंट और सबसे महत्वपूर्ण एक मास्टरमाइंड से जुड़ा रहस्य, जो ईरान और इजराइल दोनों का भविष्य बदल सकता था। अब वो सब कुछ मोसाद के कब्जे में था और बाहर तेहरान अब भी सो रहा था। सुबह के 5 बजने वाले थे। सामान भारी था, पर एजेंटों की रफ्तार उससे भी तेज। सारा जखीरा ट्रकों में लादा गया और वे अलग अलग रास्तों से ओझल हो गए। जैसे ही सुबह के 7 बजे ईरानी गार्ड्स ने गोदाम का ताला खोला, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर का नजारा किसी युद्ध के मैदान जैसा था। तिजोरियां कटी हुई थीं, अलमारियां खाली थीं और ईरान का परमाणु भविष्य चोरी हो चुका था। पूरे तेहरान में हड़कंप मच गया। 10,000 ईरानी सुरक्षा बलों को सड़कों पर उतार दिया गया। तेहरान को एक किले में बदल दिया गया। चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। एयरपोर्ट से लेकर सीमाओं तक रेड अलर्ट जारी हुआ। लेकिन मोसाद के ये घोस्ट एजेंट्स तब तक समुद्र के रास्ते और पहाड़ों की दुर्गम सीमाओं को पार कर चुके थे। वे जा चुके थे, लेकिन अपने पीछे ईरान की बर्बादी का मुकम्मल नक्शा छोड़ गए थे। लेकिन दोस्तों, ये चोरी रातों रात नहीं हुई थी। इसकी बुनियाद 14 जुलाई 2015 को रखी गई थी, जब वियना के आलीशान कमरों में तालियां गूंज रही थीं। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा और ईरान के बीच JCPOA समझौता हुआ। दुनिया को यकीन दिलाया जा रहा था कि अब मिडिल ईस्ट में शांति होगी। ईरान ने वादा किया कि वो कभी परमाणु बम नहीं बनाएगा। लेकिन जैसे ही व्हाइट हाउस में समझौते पर हस्ताक्षर हुए, तेहरान के अंधेरे रास्तों पर एक सीक्रेट मिशन शुरू हो गया। दुनिया की आंखों में धूल झोंकते हुए ईरान ने अपने परमाणु सच को नष्ट करने के बजाय उसे ओझल करने का फैसला किया। साल 2016 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम के सबसे बड़े मास्टरमाइंड के इशारे पर आधा टन वजनी दस्तावेज एक मामूली औद्योगिक इलाके शोराबाद के पुराने गोदाम में शिफ्ट कर दिए गए। ईरान को लगा कि दुनिया इसे कबाड़ खाना समझेगी और कबाड़ के बीच सोना सुरक्षित रहेगा। वे भूल गए कि मोसाद की नजरें पल के नहीं छपकतीं। उनकी नजरें साये की तरह उनका पीछा कर रही थीं। मोसाद प्रमुख योसी कोहेन को इस खजाने की भनक लग चुकी थी। साल 2017 में उन्होंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को एक गोपनीय प्रेजेंटेशन दिया। प्लान नामुमकिन लग रहा था, तेहरान के दिल में घुसकर चोरी करना, लेकिन ये मोसाद थी जिसके डिक्शनरी में नामुमकिन शब्द ही नहीं है। इस मिशन की संवेदनशीलता को देखते हुए उनके एजेंटों ने शोराबाद के उस पुराने गोदाम का एक हूबहू मॉडल तैयार किया। हफ्तों तक दिन रात एजेंटों ने उस मॉडल पर चोरी करने की रिहर्सल किया। एक एक कदम को नापा गया और तिजोरी काटने का समय
सेकंड्स में कैलकुलेट किया गया। वे जानते थे कि ये मिशन सीधा मौत को दावत देना है और एक छोटी सी चूक का मतलब होगा तेहरान की गलियों में अपनी जान गंवाना। फिर भी उन्होंने अपनी बेजोड़ ट्रेनिंग और कुशलता की वजह से पूरी सटीकता के साथ इस मिशन को अंजाम दिया। इस चोरी ने इजराइल को वो सब कुछ दे दिया जो अगले 2 साल तक ईरान के सिस्टम को अंदर से खोखला करने वाला था। इसी जखीरे में छिपी थी वो तस्वीरें, वो रूटीन और वो आदतें जो उस मास्टरमाइंड की मौत का कारण बनने वाली थीं। उसे लोग ईरान का ओपनहाइमर कहते थे। उसे हटाना मतलब ईरान का परमाणु भविष्य बर्बाद करना और इजराइल के लिए शांति से भरे कुछ साल खरीदना था। दुनिया अब भी उस मास्टरमाइंड से बेखबर थी जब तक कि 30 अप्रैल 2018 की वो शाम नहीं आई। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दुनिया को ये फाइलें दिखाईं तो तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक सन्नाटा छा गया और फिर उन्होंने वो नाम लिया जिसने आने वाले कल की तस्वीर बदल दी। उन्होंने कहा, रिमेंबर दैट नेम, मोहसिन फखरीजादे। मोहसिन फखरीजादे एक ऐसा अनजान नाम था जिसने अंधेरे में रहकर दशकों से दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा रखी थी। फखरीजादे का जन्म 1958 में ईरान के पवित्र शहर कोम में हुआ था। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा ईरान के प्रमुख संस्थानों से प्राप्त की। उन्होंने शहीद बहिश्ती विश्वविद्यालय से परमाणु भौतिकी यानी न्यूक्लियर फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया और बाद में इस्फहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से पीएचडी की डिग्री हासिल की। लेकिन फखरीजादे केवल एक साधारण वैज्ञानिक नहीं थे। वे इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स में एक वरिष्ठ अधिकारी, ब्रिगेडियर जनरल के पद पर तैनात थे। वे ईरान के रक्षा मंत्रालय के भीतर सबसे गुप्त विभाग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफेंसिव इनोवेशन एंड रिसर्च (SPND) के प्रमुख थे। पश्चिमी देशों और इजराइल का पुख्ता मानना था कि फखरीजादे ईरान के उस गुप्त परमाणु हथियार कार्यक्रम के प्रमुख वैज्ञानिक थे जिसे प्रोजेक्ट अमाद यानी प्रोजेक्ट AMAD कहा जाता था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और मोसाद के अनुसार फखरीजादे का मुख्य काम परमाणु हथियार विकसित करने की तकनीक पर शोध करना था। आरोप था कि 1980 के दशक के अंत में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट का एकमात्र उद्देश्य परमाणु बम बनाना था। हालांकि ईरान ने हमेशा वही रटा रटाया डायलॉग दिया जो सभी परमाणु संपन्न देश अपना बम बनाने से पहले देते हैं कि हमारा परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण कार्यों जैसे बिजली और चिकित्सा के लिए है। लेकिन इजराइल जानता था कि जब तक फखरीजादे जिंदा है, मिडिल ईस्ट के ऊपर परमाणु युद्ध का साया मंडराता रहेगा। यही वजह थी कि 30 अप्रैल 2018 को इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जब उनके नाम का ऐलान किया तो वो सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक डेथ वारंट था। लेकिन फखरीजादे को मारना लगभग नामुमकिन लग रहा था। वे हमेशा 11 बॉडीगार्ड्स के घेरे और बुलेट प्रूफ गाड़ियों के काफिले में चलता था। मोसाद को एक ऐसा रास्ता चाहिए था जहां उनका एक भी एजेंट न मारा जाए और न ही पकड़ा जाए। यहीं जन्म हुआ मोसाद के सबसे पुराने और अटूट नियम का, जिसे कहा जाता है नो कैज ऑपरेशन। इसका मतलब है एक ऐसा फूल प्रूफ प्लान तैयार करना जो सभी एजेंटों को सुरक्षित उनके घर वापस पहुंचा सके। मोसाद का मानना है कि मिशन पूरा होने के बाद यदि कोई एजेंट दुश्मन की कैद में नहीं आता तो अंतर्राष्ट्रीय समीकरण हमेशा इजराइल के पक्ष में रहेंगे। यही कारण था कि जब रोबोटिक मशीन गन का प्लान बेंजामिन नेतन्याहू के सामने रखा गया तो उन्होंने बिना देर किए तुरंत हाँ कर दी। हजारों मील की दूरी से एक सटीक निशाना लगाने वाली इस टेक्नोलॉजी का आविष्कार करने के लिए मोसाद के इंजीनियर्स को केवल 6 महीने का समय दिया गया था। मोहसिन फखरीजादे की हत्या की ये कहानी विज्ञान और जासूसी इतिहास का एक ऐसा उदाहरण बनने वाला था जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। ये हत्या केवल एक हमला नहीं बल्कि मोसाद की बरसों की मेहनत और सटीक योजना के परिणाम का गवाह बनने वाली थी। मोसाद ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए लगभग 8 महीने तक तैयारी की थी। इस मिशन में 20 से ज्यादा लोग शामिल थे, जिनमें इजरायली और ईरानी नागरिक दोनों शामिल थे। फखरीजादे को खत्म करने के लिए मोसाद के ये जासूस ईरान के अंदर ही रहकर महीनों तक उनकी हर छोटी बड़ी हरकत, उनकी हर आदत, हर दिनचर्या, उनके आने जाने के हर रास्ते
और उनके सुरक्षा घेरे की बारीकी से निगरानी कर रहे थे। एक एक सेकंड की जानकारी सीधे इजराइल के कमांड सेंटर भेजी जा रही थी। और तभी मोसाद के जासूसों को एक पैटर्न साफ दिखाई दिया। फखरीजादे लगभग हर फ्राइडे अपनी बीवी या बच्चों के साथ तेहरान से बाहर अपने दूसरे घर यानी अबसर्द के दमावंद काउंटी स्थित निजी फार्म हाउस छुट्टियां बिताने जाते थे। ये इलाका तेहरान से करीब 80 किलोमीटर दूर पूर्व में स्थित एक खूबसूरत और शांत जगह है, जिसे तेहरान के अमीर और रसूखदार लोग अपनी छुट्टियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनकी यही सबसे बड़ी आदत सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। मोसाद ने तुरंत फैसला किया। हत्या के लिए अबसर्द शहर के अंदर जाने वाला मुख्य रास्ता का वो मोड़ चुना गया जहां सड़क पर गाड़ियां यू टर्न लेती थीं, जहां रफ्तार अपने आप कम हो जाती थी। उस जगह की एक और खास बात थी, वहां सुरक्षा बेहद कम थी। आसपास का इलाका बिल्कुल खुला था और वहां से भागने के कई रास्ते मौजूद थे, यानी हमला करने के बाद गायब हो जाना बेहद आसान था। दूसरी तरफ मोसाद की इंजीनियरिंग विंग में एक बिल्कुल अलग जंग चल रही थी। दिन और रात का फर्क मिट चुका था। टीमें लगातार एक ऐसे मिशन पर काम कर रही थीं जो इससे पहले कभी आजमाया ही नहीं गया था। एक रोबोटिक एआई गन, ऐसा सिस्टम जो बिना किसी इंसानी मौजूदगी के सिर्फ आदेश पर सटीक वार कर सके। लेकिन यह सपना आसान नहीं था। कभी तकनीक धोखा दे जाती, कभी सिग्नल कमजोर पड़ जाता, तो कभी सिस्टम की सटीकता पर ही सवाल उठ खड़े होते। एक छोटी गड़बड़ी पूरे ऑपरेशन को तबाह कर सकती थी। तनाव बढ़ता जा रहा था, घड़ियां टिक टिक कर रही थीं और हर सेकंड कीमती होता जा रहा था। फिर भी वे रुके नहीं, क्योंकि उन्हें पता था अगर ये तकनीक काम कर गई तो सिर्फ एक मिशन नहीं, पूरे इजराइल का भविष्य बदल सकता है। मोसाद ने इस मिशन के लिए बेल्जियन मेड FNMAG मशीन गन को चुना। लेकिन इस मिशन का पहला और सबसे बड़ा चैलेंज था एक अज्ञात स्थान, संभवतः इजराइल से 2000 किलोमीटर की दूरी से सैटेलाइट लिंक के जरिए बंदूक को कंट्रोल करना। इस काम के लिए इजराइल की अत्यंत आधुनिक स्पाइस सैटेलाइट का चुनाव किया गया। सैटेलाइट चुनने के बाद इजरायली प्रोग्रामर्स के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हुई वो थी टाइम लैग। सैटेलाइट के जरिए सिग्नल आने जाने में 1.6 सेकंड की देरी हो रही थी, यानी इजराइल में बैठा स्नाइपर अपनी स्क्रीन पर जो लाइव तस्वीर देख रहा था वो तस्वीर हकीकत में 1.6 सेकंड पुरानी हो चुकी थी। इतने समय में तो फखरीजादे का सिर अपनी जगह से हिल सकता था या गाड़ी आगे बढ़ सकती थी। 1 सेकंड की ये देरी मिशन की कामयाबी और बर्बादी के बीच की दीवार थी। इस समस्या को हल करने के लिए इजरायली इंजीनियरों ने लैग कंपेंसेशन तकनीक का इस्तेमाल किया। रोबोट के सॉफ्टवेयर में एआई कोड की ऐसी लाइनें जोड़ी गईं जो इस 1.6 सेकंड के फासले को खुद ही खत्म कर देती थीं। अब स्नाइपर जैसे ही ट्रिगर दबाता, बंदूक का एआई प्रोग्राम अगले 1.6 सेकंड के भीतर फखरीजादे की पोजीशन में होने वाले हर संभावित बदलाव को रियल टाइम में प्रिडिक्ट कर लेता। एआई को इस तरह प्रोग्राम किया गया था कि वो सैटेलाइट के सिग्नल की देरी, हवा की गति और गाड़ी की रफ्तार को खुद ही कैलकुलेट करके बंदूक की नली को सटीक निशाने पर लॉक कर देता। यानी स्नाइपर सिर्फ आदेश देता, लेकिन आखिरी निशाना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाता था और स्नाइपर से दोबारा पूछे बिना बंदूक की पोजीशन को एडजस्ट कर खुद ही सटीक फायरिंग कर देता। चुनौतियां यही खत्म नहीं हुई थी। एक खड़े ट्रक से इतनी भारी बंदूक फायर करने पर रिकॉइल की वजह से गाड़ी बहुत ज्यादा हिल और वाइब्रेट कर रही थी, जिससे एक्यूरेसी खत्म हो रही थी। इसे हल करने के लिए मोसाद ने हॉलीवुड की सिनेमा गियर बनाने वाली कंपनी की मदद ली। एक विशेष जीरो स्टेबलाइज्ड गिम्बल डिजाइन किया गया, जिसने बंदूक के झटके और कंपन को लगभग खत्म कर दिया। अब बंदूक बिल्कुल स्थिर थी। मोसाद को डर था कि कहीं फखरीजादे की जगह उनके परिवार का कोई सदस्य न मारा जाए, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल की थू-थू हो सकती थी। इसके लिए दुनिया की सबसे एडवांस्ड फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक का इस्तेमाल हुआ। एआई और फेशियल रिकॉग्निशन को ट्रेन करने के लिए डीप लर्निंग की जरूरत होती है। मोसाद ने 2018 में ईरान से चुराए गए परमाणु आर्काइव से फखरीजादे की पुरानी तस्वीरें निकाली और 2018 से 2020 के इन 2 सालों में ग्राउंड एजेंट्स द्वारा जुटाई गई 2000 से ज्यादा तस्वीरों को एआई प्रोग्राम में फीड किया गया। बंदूक में थर्मल कैमरा और लेजर फाइंडर भी लगाया गया,
ताकि पहचान कंफर्म होते ही बंदूक की नाली को टारगेट के ऊपर पूरी तरह लॉक किया जा सके। अब रोबोटिक एआई गन ईरान में फायर होने के लिए तैयार थी, लेकिन एक और परेशानी खड़ी हो गई। इस रोबोटिक मशीन गन का वजन 1 टन से भी ज्यादा हो गया था। चुनौती ये थी कि इस भारी भरकम बंदूक और अत्यंत आधुनिक रोबोटिक उपकरण को ईरान के अंदर आखिर कैसे ले जाया जाए। इस वजनी मशीन गन को ईरान के अंदर एक साथ नहीं ले जाया जा सकता था, इसलिए मोसाद के एजेंटों ने इस पूरी रोबोटिक यूनिट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर अलग अलग देशों के अलग अलग रास्तों से ईरान के अंदर स्मगल किया और फिर वहां गुप्त रूप से असेंबल किया। वहां इसे ईरान के सबसे लोकप्रिय ट्रक जमयाद के पीछे माउंट किया गया। इस ट्रक पर 12 हाई रेजोल्यूशन एआई सॉफ्टवेयर पावर्ड कैमरे लगाए गए ताकि इजराइल में बैठे स्नाइपर को फखरीजादे और उनकी सिक्योरिटी डिटेल ही नहीं बल्कि आसपास से गुजरने वाली हर छोटी गतिविधि रियल टाइम में कमांड सेंटर से दिख सके। मिशन पूरा होने के बाद ईरानी अथॉरिटी को इस रोबोट का कोई नामो निशान ना मिल पाए, इसलिए ट्रक के नीचे भारी विस्फोटक भी प्लांट किए गए जिसे रिमोट कंट्रोल की सहायता से इजराइल से ही डेटोनेट किया जा सकता था। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट बैठ चुका था। अब सिर्फ एक चीज बाकी थी, सही दिन, सही वक्त और एक आखिरी ट्रिगर। मोसाद को फखरीजादे के उस दिन के मूवमेंट और रूट की जो सटीक जानकारी थी, वो उनकी ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी ह्यूमेंट और टेक्निकल सर्वेलेंस की एक बहुत बड़ी जीत थी। मोसाद की सबसे बड़ी ताकत IRGC के अंदर मौजूद उनके स्लीपर सेल्स थे। फखरीजादे के सुरक्षा दस्ते या उनके बेहद करीबी स्टाफ में ही कोई ऐसा व्यक्ति था जो इजराइल के लिए जासूसी कर रहा था। उसी जासूस ने इजराइल को वो गोल्डन इंफॉर्मेशन दी कि फखरीजादे अपनी पत्नी के साथ ठीक किस समय घर से निकलेंगे। ऑपरेशन के दिन पूरे रास्ते पर मोसाद के एजेंट्स साए की तरह तैनात थे। पहली टीम ने घर से निकलने की पुष्टि की, दूसरी टीम ने काफिले की हर पल की पोजीशन बताई और तीसरी टीम यानी द किलर यूनिट हमले वाली जगह पर अपनी उस जादुई मशीन के साथ मौत का इंतजार कर रही थी। हैरानी की बात यह है कि फखरीजादे के अपने सुरक्षा प्रमुख ने उन्हें उस दिन यात्रा न करने की सलाह दी थी क्योंकि उन्हें हमले की खुफिया सूचना मिली थी, लेकिन फखरीजादे ने इसे एक सामान्य अलर्ट समझकर नजरअंदाज कर दिया। शायद उन्हें अपनी किस्मत या अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी पर बहुत ज्यादा भरोसा था। 27 नवंबर 2020 की दोपहर नीले रंग के एक निसान जमयाद पिकअप ट्रक के पिछले हिस्से में तिरपाल के नीचे वो घातक गन छिपी थी। इजराइल के कंट्रोल रूम में स्नाइपर की उंगली ट्रिगर पर थी और सैटेलाइट लिंक पूरी तरह एक्टिव था। फखरीजादे अपनी पत्नी के साथ अपनी बुलेट प्रूफ निसान टीना कार में थे जिसके साथ 3 सुरक्षा गाड़ियां चल रही थीं। हमले के स्थान से कुछ दूर पहले एक खराब खड़ी गाड़ी में छिपे कैमरे ने फखरीजादे के चेहरे को स्कैन किया, पहचान की पुष्टि हुई और सिग्नल सीधे इजराइल के कंट्रोल रूम पहुंच गया। जैसे ही फखरीजादे की कार एक स्पीड ब्रेकर पर धीमी हुई, रिमोट कंट्रोल गन ने गोलियों की बौछार कर दी। पहली कुछ गोलियां कार के बोनट और विंडशील्ड के ठीक नीचे लगी। कार झटके के साथ रुक गई। फखरीजादे को लगा कि शायद गाड़ी किसी चीज से टकरा गई है या इंजन में कोई खराबी आई है। वो ये देखने के लिए कार से बाहर निकले कि आखिर हुआ क्या है। यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित हुई। जैसे ही वो कार के दरवाजे के पीछे खड़े हुए, इजराइल से स्नाइपर ने ट्रिगर दबाया। चूंकि निशाना हिल रहा था और गोली चलाने वाला कोई इंसान वहां मौजूद नहीं था, इसलिए एआई गन ने हवा की गति और बंदूक के जबरदस्त रिकॉइल यानी झटके को खुद ब खुद एडजस्ट कर लिया और एआई गन ने फिर से फायर किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें 3 गोलियां लगीं, एक उनके कंधे में और 2 उनकी रीढ़ की हड्डी में। ईरान का परमाणु पितामह अपने ही खून से सनी सड़क पर गिर चुका था। हैरानी की बात यह थी कि मोसाद की फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक इतनी सटीक थी कि फखरीजादे के बिल्कुल पास बैठी उनकी पत्नी को एक खरोच भी नहीं आई। सब कुछ ही सेकंड में खत्म हो गया। फखरीजादे के 11 बॉडीगार्ड समझ ही नहीं पाए कि आखिर हमला हुआ कहां से। जब वे संभले और जवाबी कार्रवाई की कोशिश की तो पता चला कि हमला करने वाला वहां मौजूद नहीं था, क्योंकि असली हमलावर कभी घटनास्थल पर था ही नहीं। जैसे ही कमांड सेंटर को फखरीजादे के ढेर होने की पुष्टि हुई, मिशन का आखिरी हिस्सा एक्टिवेट कर दिया गया। निसान ट्रक में लगे सेल्फ डिस्ट्रक्शन सिस्टम की वजह से एक जोरदार धमाका हुआ ताकि इस्तेमाल की गई वो गुप्त रोबोटिक तकनीक और सभी सबूत पूरी तरह नष्ट हो जाए। मोसाद का प्लान था कि वहां सिर्फ जला हुआ लोहा बचे,
लेकिन किस्मत ने इजराइल के लिए एक छोटी सी चूक छोड़ दी। धमाके के बावजूद कुछ तकनीकी पुर्जे सलामत रह गए और यहीं से ईरान को वो कड़वी सच्चाई पता चली जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया कि फखरीजादे की हत्या किसी इंसान ने नहीं बल्कि हजारों मील दूर बैठे एक रोबोटिक एआई सिस्टम ने की थी। यही वो पल था जब इस घटना ने सिर्फ एक हाई प्रोफाइल हत्या नहीं बल्कि युद्ध के एक ऐसे नए युग की शुरुआत का संकेत दे दिया जहां मौत अदृश्य मतलब इनविजिबल है। ईरान ने इस हत्या के लिए सीधे तौर पर मोसाद को जिम्मेदार ठहराया। इजराइल की नई रणनीति, जिसे ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन कहा जाता है, अब पूरी दुनिया के सामने थी। मोसाद के पूर्व प्रमुख योसी कोहेन ने बाद में एक इंटरव्यू में दबी जुबान में स्वीकार किया कि वो फखरीजादे के दांतों के डॉक्टर तक की जानकारी रखते थे, यानी मोसाद उनकी रग रग से वाकिफ था। फखरीजादे का जाना ईरान के लिए एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक और रणनीतिक नुकसान था। उनकी याद में ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम की गति को और तेज कर दिया, लेकिन इजराइल ने दुनिया को दिखा दिया कि वो अपने दुश्मनों को पाताल से भी ढूंढ निकालने और खत्म करने की ताकत रखता है। आज के समय में ये दुश्मनी एक नए और खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है, जहां अब मुकाबला इंसानी सैनिकों का नहीं बल्कि स्मार्ट मशीनों और एआई का है। स्पेशल ऑप्स 24/7 को अभी सब्सक्राइब करें और ऐसी ही गहरी और रोमांचक रिपोर्ट्स देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिशन अकम्प्लिश्ड। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।